पार्टियां दोबारा चुनाव नहीं जीती। तो बीजेपी के जो उम्मीदवार हैं चौधरी लक्ष्मी नारायण, उनकी भी खास बात यह है कि वो बीजेपी में आने से पहले लोकदल में भी थे, फिर कांग्रेस में भी थे और बीएसपी में भी थे। उन तीनों के टिकट से यहां से चुनाव लड़ चुके हैं। अब ये चौथी बार वो बीजेपी से लड़ रहे हैं। स्याना की सीट है, बीजेपी आगे चल रही है। स्याना विधानसभा सीट के वोटर्स की पसंद या तो बीजेपी होती है या फिर कांग्रेस होती है। समाजवादी पार्टी और बीएसपी दोनों यहां जीत के लिए हमेशा तरसती रही हैं। बुलंदशहर की सीट पर 1980 के बाद 4 बार बीजेपी और 4 बार कांग्रेस जीती है। तो केरल के जो राज्यपाल हैं आरिफ मोहम्मद खान, उन्होंने अपना पहला चुनाव स्याना से लड़ा था और पहला चुनाव हारने के बाद आरिफ साहब 1977 में जनता पार्टी के टिकट पर स्याना की सीट से जीतकर पहली बार विधानसभा पहुंचे थे। सिर्फ 26 साल उनकी उम्र थी। तो उनका यह इलाका है। थाना भवन से सुरेश राणा आगे हो गए हैं और जैसे मैंने आपको बताया था कि थाना भवन की सीट का रिकॉर्ड रहा है कि 67 के बाद से यहां सिटिंग विधायक कभी वापस जीता नहीं। रजत जी हमारे साथ मेहमान भी अब जुड़ रहे हैं। प्रेम शुक्ला जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, भारतीय जनता पार्टी के नेता। प्रेम शुक्ला साहब, देखिए रुझान है और शुरुआती है अभी भी, क्योंकि 1 घंटा हुआ है, 1 घंटा 10 मिनट गिनती को शुरू हुए, लेकिन रुझानों में तो आपने बहुमत हासिल कर लिया है। देखिए रुझान ही नहीं, जो अंतिम परिणाम आएंगे उसमें भी भारतीय जनता पार्टी को प्रचंड बहुमत मिलना यह सुनिश्चित है। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने, प्रेम शुक्ला जी, प्रचंड शब्द पर थोड़ा सा विचार कर लीजिए। अभी नहीं, प्रचंड ही शब्द, उसमें कोई विचार करने की आवश्यकता नहीं है। भारतीय जनता पार्टी की सरकारों ने जिस तरह से जन कल्याण का कार्य किया है, गरीबों को सशक्त बनाने का कार्य किया है, महिलाओं वंचितों को शक्ति देने का कार्य किया है, उसके कारण प्रचंड जनादेश आना सुनिश्चित है। लेकिन देखिए समाजवादी पार्टी ने अच्छी टक्कर दी है आपको। हालांकि हमारे यहाँ अभी जो टैली है इसमें दिख रहा है कि लगभग 100 सीट का अंतर हो गया आपके उनके बीच में, लेकिन लड़ाई में वही है आपके सामने और कोई नहीं है। ये अंतर और बढ़ता जाएगा सौरभ जी, दिन चढ़ता जाएगा, अंतर बढ़ता जाएगा। लेकिन सौरभ जी एक चीज और है कि जो गोवा और उत्तराखंड है वहां पर जो तस्वीर है वो, उसमें कांग्रेस जो शुरुआती दौर में जो बढ़त ले रही है और निरंतर उसमें अंदर एक बड़ा उलटफेर होने की संभावना दिख रही है। तो यह भी, यद्यपि बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है, 2-4 का अंतर है, लेकिन यह भी इंटरेस्टिंग होगा। इससे थोड़ा मुझे लगता है कांग्रेस का बीपी नॉर्मल करने में उत्तराखंड और गोवा थोड़ा मदद कर रहा होगा। देखिए आप ही गोवा में आप देखिए तो गोवा में स्वामी जी लगभग मेजॉरिटी के पास पहुंच चुकी है कांग्रेस पार्टी। उत्तराखंड की बात आप करें, 31 पर कांग्रेस पार्टी है और 24 पर बीजेपी, 24 पर बीजेपी है और आम आदमी पार्टी और अन्य का खाता नहीं खुल रहा है। इसका मतलब साफ है कि जो भी होगा यहां पर बिल्कुल, क्योंकि आम आदमी पार्टी वोट लेती तो बीजेपी को फायदा होता, वो होता हुआ नहीं दिख रहा है। ओवैसी फैक्ट भी यूपी में काम करता हुआ नहीं दिख रहा है। तो कुछ बड़ी चीजें हुई हैं। माने ओवैसी जिस तरह से ताल ठोक रहे थे और दलितों का जो ध्रुवीकरण हुआ था एक पार्टी विशेष के साथ, तो दलित वोटर भी अब काफी शार्प हो गया। वो अपना भविष्य और देश के लिए वोट करने के लिए आगे सोचने लगा। कुछ लोग उसको अपना वोट बैंक का एक ये मान बैठे थे कि ये तो हमारे गुलाम है। तो जिस तरह से एक छटपटाहट है दलित वोटों में, वह भी भारतीय राजनीति में आगे बड़ा दिलचस्प होगा। सौरभ जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, बिल्कुल इससे साफ है। आप कहीं का भी देख लें, गोवा का, उत्तराखंड का, पंजाब का, उत्तर प्रदेश का, लोगों ने मन बना रखा है कि हमें किस ओर जाना है, इसके खिलाफ है, हम इसके साथ हैं। ये दोनों तरफ वो बिल्कुल क्लियर है। मुस्लिम मतदाताओं का आप जिक्र कर रहे थे, ये कोई सीक्रेट नहीं है। उन्होंने वोट दिया है भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए उत्तर प्रदेश में। अब वो हराने में उन्हें ज्यादा काबिल अखिलेश यादव लगे, समाजवादी पार्टी लगी तो उनको वोट दिया है। अगर ओवैसी अपनी ऐसी छवि बना पाते या मायावती जब उनकी छवि थी कि वो बीजेपी को हरा सकते तो उनको मुस्लिम वोट जाते थे। तो उनकी जो पॉलिसी है, उनकी जो थिंकिंग है बिल्कुल क्लियर है, बीजेपी को हराना है, जो सक्षम हो उसको वोट दो। रजत जी, वैसे जब हमारे लखनऊ के कॉन्क्लेव में असदुद्दीन ओवैसी जी आए थे, उनसे बातचीत हो रही थी उनके कार्यक्रम से पहले, उस वक्त उन्होंने ये जरूर कहा था कि वो जहां जहां घूम रहे हैं वो बीजेपी के लिए कोई बहुत ज्यादा कोई खिलाफ कोई लहर है वो ऐसा नहीं महसूस कर रहे। ये उन्होंने भी कहा था, तो वो भी मान रहे थे कि बीजेपी को बहुत ज्यादा चुनौती हो, ऐसा नहीं लग रहा है। तो 207 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी और 108 पर अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी आगे चल रही है। लगभग 100 सीटों का फर्क है दोनों में, लेकिन मैं कहूंगा कि समाजवादी पार्टी अच्छी टक्कर दे रही है। समाजवादी पार्टी अच्छी सीटें जीत रही है, बहुत सारी जगहों पर आगे है, लेकिन योगी आदित्यनाथ को जो जलवा है वो उत्तर प्रदेश में कायम है। अब तक के जो ट्रेंड है उसके आधार पर मथुरा की 5 सीटें अगर देखें तो 4 पर बीजेपी आगे है,
एक सीट पर बीएसपी आ गया। तो ये मथुरा और का जो इलाका है इसमें समाजवादी पार्टी खास नहीं कर पाई, ये दिखाई दे रहा है। अब तक के ट्रेंड के मुताबिक मथुरा में 5 सीटों में से 4 पर बीजेपी और 1 पर बहुजन समाज पार्टी आ गई है। रजत जी, इतना तो हम कह ही सकते हैं, फासला अगर 100 सीट का हो जाए दो पार्टियों के बीच में सवा घंटे की वोटिंग के बाद, तो ये गैप कुछ तो रिफ्लेक्ट करता ही है। नहीं, ये गैप रिफ्लेक्ट ये करता है कि योगी आदित्यनाथ की जो लोकप्रियता है, जो राशन और प्रशासन की जो हमारे संवाददाता सब बात कर रहे हैं, वो कायम है। लेकिन अखिलेश यादव, जिनको पिछली बार याद रखिए सिर्फ 47 सीटें मिली थी, अगर वो 108 सीटों पर आगे चल रहे हैं तो ये उनके लिए बड़ी जीत है। उत्तराखंड में गैप कम हो गया थोड़ा। अच्छा स्वामी जी, आपके लोग चेहरा पढ़ते हैं कि किसके ऊपर नीचे होने पर आपके चेहरे पे मुस्कुराहट आती है। मैं आज पक्ष विपक्ष ना होकर के निष्पक्ष देख रहा हूं। मैं तो गोवा और उत्तराखंड का पहले बता रहा था। देखो 29-31 का गैप रह गया, ये आप ही की स्क्रीन बता रही है। नहीं तो आप तो उत्तराखंड से, आप बताइए ना कि वहां पर क्यों ऐसा क्यों है कि लोग दोनों बराबर आंक रहे हैं, दोनों को लोग। तो मैंने तो शुरू से ही बोला था, आंतरिक रूप से देखो, मेरी वहां पर बीजेपी और जो है कांग्रेस के लोगों से जैसे बातचीत हो रही थी, तो मैंने कहा देखो भाई, मामला तो है कड़ा टक्कर का है। मेरा इतना बोलना भी बराबर, बीजेपी आगे हो गया आपके बोलते बोलते। 32 पर बीजेपी और 28 पर कांग्रेस आ गई। लेकिन एक ये पटियाला से कैप्टन अमरिंदर सिंह पीछे चल रहे हैं, ये बड़ी बुरी खबर है कैप्टन साहब के लिए। या पटियाला से कैप्टन अमरिंदर सिंह पीछे हैं, ये खबर है। और दूसरी बड़ी खबर पंजाब से रजत जी ये है कि रुझानों में आम आदमी पार्टी मेजॉरिटी मार्क के ऊपर जा चुकी है। 63 का मतलब है वो अब सरकार बनाने की स्थिति में आ गई है। ये वहां के आम लोगों की भी आवाज थी रजत जी। मैंने कितने लोगों से बात की। ठीक है, आम आदमी का जो सुनामी का दावा करना, वो एक पार्टी हमेशा जीत के दावे करती है, लेकिन लोग वहां पर अलग अलग प्रकार से राजनीतिक तौर पर लोगों में एक अविश्वास पैदा हो गया था, और उस अविश्वास का फायदा वो जो है केजरीवाल जी की जो दिल्ली की जो उनकी सरकार है, या जो लोगों को एक नया करने का जो लोगों ने मन बना लिया था, वो दिख रहा है। आपकी बात बिल्कुल ठीक है। कांग्रेस और अकाली दल दोनों से लोग इतने नाराज थे क्योंकि करप्शन, बेहिसाब करप्शन थी इन दोनों पार्टियों में, और दोनों पार्टियों के नेताओं ने अपने घर भरने का काम पहले किया, जनता की सेवा का काम अगला किया। तो एक ऑप्शन लोगों को दिखी आम आदमी पार्टी के रूप में। और उत्तराखंड में तो 40 और बहुत ज्यादा अंतर बढ़ गया। उत्तराखंड में ऐसा लग रहा है कि बीजेपी बाजी मार लेगी, बिल्कुल क्लियर ऐसा दिख रहा है। जी हाँ, प्रारंभिक जो रुझान है, जैसे उत्तर प्रदेश में दिख रहा है, ऐसे उत्तराखंड में भी 40 और 21। ये तो मतलब कुछ अचानक ही कुछ जादू सा हो गया कुछ। तो अब ये ईवीएम मशीन खुलने लगी ना स्वामी जी, अब तेजी से रुझान आ रहे हैं, और जो तेजी से रुझान आ रहे हैं वो ट्रेंड बता रहे हैं। ये जो ट्रेंड है, लेकिन ये गोवा में नहीं उलटफेर दिख रहा। गोवा में कांग्रेस ही आगे दिख रही है। नहीं, ऐसा पोल्स का भी मानना था कि ऐसा होगा, कि वहां पर कांग्रेस को एज बता रहे थे, लेकिन एक फंसी हुई तस्वीर बता रहे थे। एक बार फिर हम चुनाव मैदान में चलेंगे और उत्तर प्रदेश में हर क्षेत्र में किसको कितनी सीटें, किसका कहां कितना दबदबा, यह आपको बताएंगे। पवन जी। सौरभ, उत्तर प्रदेश की बात करें उससे पहले एक बार लक्ष्मी जी से बात कर लेनी चाहिए। लक्ष्मी, पंजाब रही